इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप। अभी तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसकी वजह से क्या सोशल चेंजेस वो पढ़ लिए। आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसकी वजह से सोशल चेंजेस क्या आई ये थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप बुक से भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा दूसरा जो आज का हम पॉइंट, ये पॉइंट नंबर ए है, और पॉइंट नंबर बी जो आज हम ये स्टडी करेंगे वो है इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है, इन यूरोप। यूरोप में सोशोलॉजी का इमर्ज होना, ये दो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए ब्रीफली अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसकी वजह से क्या, ये क्या था, कैसे आया, ये आपने खुद वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ लोगे। हमने इसका सिर्फ सोशल चेंजेस क्या हुई वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में, ठीक है। इसमें क्या होता था, लैंड होती थी, उस लैंड के ऊपर एक लैंड ओनर होता था जो लैंड को ओन करता था, या लैंड लॉर्ड बोलते थे। और टेनेंट्स होते जो थे जो इस जमीन पर काम करते थे। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पे मतलब क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती थी। और फिर क्या होता था, फैमिली, ये कोई मान लो कोई फैमिली है, और फैमिली में फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अपनी लेबर यूज करते थे। और हर एक फैमिली अपने आप में एक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन होती थी। ये क्या करती थी, एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और यहाँ से इस फैमिली के पास से मर्चेंट्स आते थे, और वो मर्चेंट्स ये फैमिली से गुड्स वगैरह लेके जाके दूसरी जगहों पर कस्टमर्स को बेचते थे। ये एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादातर होते थे, एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है। अब ये वाला सिस्टम जो चेंज हो गया, और अब जो आ गया फैक्ट्री सिस्टम आ गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। मतलब जो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही थी, ठीक है, वो फैक्ट्री में होने लगी। सेंटर ऑफ प्रोडक्शन जो हो गया अब, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्ट्री हो गया, ठीक है। और फैक्ट्री में अब क्या हो गया, अब फैमिली लेबर नहीं था, अब फैमिली लेबर की वजह से अब यहाँ पे अलग अलग से जो स्ट्रेंजर्स थे वो यहाँ पर मतलब लेबर करने लगे, ठीक है। अब पूरी फैमिली नहीं, अब कोई भी कहीं से, कोई किसी विलेज से आता था, कोई किसी विलेज से, कोई किसी कास्ट का, कोई किसी रिलीजन का। तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थे लोग, और ये यहाँ पे काम करने लगे, ठीक है। अब वीमेन भी यहाँ पे काम करने लगी, चिल्ड्रन भी आ गए, ठीक है। और डिफरेंट रिलीजन्स कास्ट के लोग जो हैं वो यहाँ पे आके काम करने लगे, और डिफरेंट रीजन से आने लगे। तो फैक्ट्री में आके काम करने लगे, और फैक्ट्री सेंटर ऑफ प्रोडक्शन बन गया। और ये जो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था ये खत्म हो गया, और अब हमारे पास जो सिस्टम आ गया वो आ गया कैपिटलिस्टिक सिस्टम। अब दोनों में फर्क क्या है, फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में लैंड जो होता है, सारी जो इकोनॉमी है वो लैंड के इर्द गिर्द घूमती है। लैंड सोर्स ऑफ स्टेटस लैंड होती थी, सोर्स ऑफ पावर लैंड होती थी, और सोर्स ऑफ वेल्थ भी लैंड होती थी, ठीक है। जिसके पास लैंड है उसके पास स्टेटस भी हाई होगा, उसके पास ताकत भी ज्यादा थी और दौलत भी ज्यादा थी। अब कैपिटलिस्टिक सिस्टम आ गया, इसमें लैंड के बजाय यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल यानी फंड वगैरह दौलत आ गई। जिसके पास पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए, वही फैक्ट्री में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था। और उसी के पास अब कैपिटल सोर्स होगी पावर की भी, वही पावरफुल हो गया, वही उसी का हाई स्टेटस भी हुआ, और उसी के पास वेल्थ भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कुछ बेसिक मैंने बताया चेंज आई। अब मैं सोशल चेंजेस की बात करूं तो हम ऐसे बात करते हैं क्या क्या सोशल चेंजेस आई हैं इसकी वजह से। मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। मेन हमने इमरजेंस पढ़ना आज। तो मान लीजिए ये कुछ विलेजेस थे, ठीक है। और अब क्या हो गया, अब एक यहाँ पे फैक्ट्री आ गई, ठीक है। और इस फैक्ट्री में क्या है, यहाँ से विलेजेस से फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग अब क्या माइग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो सोशल चेंज आई इंपॉर्टेंट वो थी क्या,
मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न बता देता हूँ। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई, ठीक है। अब इस माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ? पहली बात तो ये माइग्रेट जो करके जाएंगे ज़्यादातर लोग, तो वो कौन से होंगे? उसको आप जेंडर के बेस पे करो तो ज़्यादातर लोग कौन से होंगे? मेल की परसेंटेज यहाँ पे जो होगी ना वो ज़्यादा होगी, मेल लोग ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं। और यहाँ पे जो विलेजेस में जो फैमिलीज बच गई, यहाँ पे पहले जॉइंट फैमिलीज थी अर्लियर, ठीक है। अब वो फैमिलीज क्या होगी, अब वो यहाँ पे, और ये जॉइंट फैमिलीज थी और ये मेल लेड थी, ठीक है। इसमें लीडर जो होता था वो मेल होता था। अब यहाँ पे फीमेल लेड हो गई, ठीक है। फीमेल लेड फैमिलीज ये कहाँ पे हो गई? रूरल एरिया में माइग्रेशन की वजह से जो फैमिलीज थी अब वो फीमेल लेड बनने लग गई। यानी उसमें जो औरत होती थी वो उसको लीड कर रही थी, सारा प्रेशर जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब वीमेन पे पड़ने लगी, क्योंकि मेल तो माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में जा रहे। तो ये एक मैंने आपको चेंज बता दी, ठीक है। इसी तरीके से अर्बन एरिया में बात करें तो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आ गया, और इसमें क्या आ गया, ये जो मेल्स यहाँ से आए तो यहाँ पे आके ये यहाँ पे सेटल होने लगे, ठीक है, इसके नज़दीक, और यहाँ पे सिटीज बनने लगी, सिटीज या टाउन्स। तो आप ये बोल सकते हो कि टाउन्स और सिटीज की ग्रोथ हुई, ठीक है। पहले हमने माइग्रेशन की बात कर ली, दूसरी टाउन्स और सिटीज की ग्रोथ हुई। अब ये टाउन्स और पहले भी तो एंशियंट टाइम पे भी सिटीज वगैरह होती थी, जैसे ग्रीस, ठीक है, एथेंस, ये अच्छी अच्छी सिटीज होती थी। फिर इन सिटीज में क्या है, ये क्यों डिफरेंट है, इसको हम सोशल चेंज क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सिटीज अपनी पॉजिटिविटी की वजह से नहीं, अपनी नेगेटिविटी की वजह से जानी जाती थी। इनमें बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, जैसे ओवर क्राउडिंग, ठीक है, क्राइम्स, क्राइम रेट बढ़ गया था। ये वाली जो थी ना, ये अपने आर्किटेक्चर वगैरह अपनी पॉजिटिविटी की वजह से जानी जाती थी, ठीक है। तो इनमें ओवर क्राउडिंग जैसे आ गई, बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी, क्राइम रेट बढ़ने लगा, क्योंकि अब लोग आ रहे हैं स्ट्रेंजर एक दूसरे से, तो क्राइम रेट भी बढ़ने लगा, पावर्टी भी बढ़ गई थी, ठीक है। इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा इन सिटीज़ में थी। प्लानिंग के इशू आ गए, टाउन प्लानिंग के इशू भी आने लगे। अब अच्छे से प्लान नहीं थी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन के लिए वो रेडी नहीं थी, ठीक है। हाइजीनिक प्रॉब्लम्स आ गई, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह। तो ये सब इन सिटीज़ में अलग से प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। इन सिटीज़ में मैनेजमेंट वगैरह की प्रॉब्लम्स जो है आने लगी। यहाँ पे गेटुआइजेशन होने लगा, मतलब जो एक रिलीजन के या एक रीजन के या एक कास्ट के लोग इकट्ठे रहने लगे स्लम्स में। तो स्लम्स वगैरह की भी प्रॉब्लम्स आ गई इन सिटीज़ में। स्लम्स एरिया, बहुत सारे स्लम्स बनने लगे, तो स्लम्स में भी क्राइम रेट बढ़ने लगा, सब कल्चर डेवलप होने लगे, ठीक है, डेविएंट सब कल्चर। तो ये सब चीज़ें सिटीज़, मतलब एक दूसरी हमने पढ़ ली। पहले हमने पढ़ा माइग्रेशन हुआ इंपॉर्टेंट चेंज, दूसरी हमने पढ़ी सोशल चेंज इंपॉर्टेंट क्या हो, टाउन्स और सिटीज़ का ग्रो होना, ठीक है। तीसरा, अब इस फैक्ट्री के लिए जो टाउन सिटीज़ तो ग्रो होगी, अब इस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्लास बन गई थी। तो तीसरी हम बात कर देते हैं कि राइज ऑफ न्यू क्लासेस, या राइज ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट बोल सकते हो। क्लास कन्फ्लिक्ट होने लग गया था। अब वो क्लास कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच? देखिए यहाँ पे दो मेन फैक्ट्रीज में दो मेन क्लासेस उभर के आई। एक तो ओनर्स की, जिनको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे, यानी कैपिटल, लैंड, लेबर वगैरह को। और दूसरी जो आ गई वो थी वर्किंग क्लास, ठीक है, वर्किंग क्लास। अब ये कैपिटलिस्ट को कार्ल मार्क्स की टर्म में बोला जाए, ठीक है, तो इनको बोलते हैं क्या, बुर्जियास, बोर्जियास, ठीक है। और वर्किंग क्लास को वो बोलता है प्रोलिटेरियट्स, प्रोलिटेरियट्स, ये आप दो नाम भी रख सकते हो। तो इनमें क्लास कन्फ्लिक्ट होने लगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट क्यों था? क्योंकि देखिए, ये आप आगे भी हम पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट जो है, सारा कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है ना वो रन होता है प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट आप कैसे कमाओगे? प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप जो प्राइस है वो हाई रखो, या फिर कास्ट को कम करो, ठीक है। लेकिन प्राइस हाई रखना पॉसिबल नहीं है। प्राइस हाई रखोगे तो आप कंपटीशन में मार खा जाओगे, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, अपनी कास्ट को ही कम रखना चाहोगे, ठीक है। और कास्ट को कैसे कम करते हो आप? या तो टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी लाओ तो कास्ट कम होगी।
ठीक है ज़रा, या फिर आप क्या करो, लेबर की जो वेजीज हैं वो आप कम रखो, लेबर वेजीज जो हैं वो आप कम रखो, ठीक है। या अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी लाएंगे तो तब भी क्या होगा, जॉब्स लॉस होगा, जॉब का लॉस होगा, और वेजेस कम रखेंगे तो तब भी लेबर को नुकसान है। तो इन दोनों ही केसेस में लेबर को क्या हो रहा है, वर्किंग क्लास को नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब कैपिटलिस्ट क्लास अगर प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो उससे वर्किंग क्लास का नुकसान होगा, और वर्किंग क्लास की अगर वेजेस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैपिटलिस्ट का नुकसान होगा। तो इन दोनों में आपस में क्या है, ये एक सेंट्रल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये कन्फ्लिक्ट पहले नहीं थी, पहले फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में, अब ये क्लास कन्फ्लिक्ट इमर्ज होगी, ठीक है। और इस क्लास कन्फ्लिक्ट के अंदर आप लिखोगे कि वर्किंग क्लास के क्या क्या इश्यूज थे, वो मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए वर्किंग क्लास के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, वर्किंग क्लास के इश्यूज, ये भी मतलब एक किस्म की सोशल चेंज है, ये हमने पढ़ा ना। अभी ये तीसरी बात चल रही है, ठीक है, ये तीसरी चल रही है राइज ऑफ क्लासेस, उसमें आप क्लास कन्फ्लिक्ट का लिखोगे, और उसी में आपने लिखने के किस तरीके से वर्किंग क्लास के इश्यूज क्या क्या उभर के आए थे, ठीक है। पहले वीमेन भी अब काम करने लगी तो उनका भी इशू आ गया, ठीक है, ये एथिकल इश्यूज आए इसके साथ। चाइल्ड लेबर का इशू आ गया, क्योंकि बच्चों से काम करवाते थे, ठीक है, औरतों और बच्चों से काम करवाते थे, और वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा होते थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है, 18-18 घंटे उनको काम करना पड़ता था। वेजीज इनकी बहुत कम रखी हुई थी, ठीक है। इनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत पोर थी, मतलब अनहाइजीनिक सिचुएशंस में इनको काम करना पड़ता था। एक्सीडेंट्स हो जाते थे तो उनमें इनको कोई, इनकी हेल्थ पे फोकस नहीं किया जाता था, ठीक है। इनको कोई बोनस वगैरह, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो वर्किंग कंडीशंस बहुत क्या थी, पोर थी, अनहाइजीनिक कंडीशन थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस थी। तो इस तरीके से वर्किंग क्लास के बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ रहे थे सामने, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, छुट्टियां, हॉलीडेज इनको बहुत कम दी जाती थी, ठीक है, हॉलीडेज नहीं दी जाती थी, तो जबरदस्ती इनसे काम करवाया जाता था। तो ये वर्किंग क्लास के कुछ इश्यूज आ गए। तो ये हमने तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने इसकी पढ़ ली है। पहली हमने पढ़ी माइग्रेशन, दूसरी हमने पढ़ी सिटीज एंड टाउन्स का ग्रो होना और उन सिटीज में क्या क्या नए इश्यूज आ रहे थे। तीसरा हमने पढ़ा राइज ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट, ठीक है। और फिर चौथा आप एक और बात कर लीजिए, एक चौथी चेंज आप ये लिख लीजिए, राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एक न्यू क्लास उभर के आ रही थी, ठीक है, जिसके एस्पिरेशंस अलग थे। ये मिडिल क्लास में आगे इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स। तो इनके अब आगे क्या, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे लॉयर्स, ठीक है, टीचर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है, स्कॉलर्स, ये वाले लोग थे, और ये बहुत एस्पिरेशनल लोग थे, इनकी हाई एस्पिरेशन थी। तो ये जो है मिडिल क्लास आई एक, ये आप इसका लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चेंज आई। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चेंजेस आप लिख सकते हो, और ओवरऑल जो पूरी इंडस्ट्री सोसाइटी हमारी होगी ना, वो फ्यूडलिस्टिक से अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोल सकते हो आप, इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, ठीक है। अब इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ा था, जैसे एजुकेशन में अब जो है औरतें काम करने लगी, तो वीमेन की एजुकेशन के लिए ये मिडिल क्लास ने बात करनी शुरू कर दी कि वीमेन को भी एजुकेशन दो, ठीक है, तो वीमेन को वोटिंग राइट दो, ये वाले सारे फिर इशू आ गए। फिर कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में फ्रीडम का बहुत इशू रहता है कि फ्रीडम होनी चाहिए, डेमोक्रेसी की बात चली, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ स्लेवरी को खत्म करो, तो ये सारी चीजें भी इसमें आ रही थी, स्लेवरी को, कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम में मैंने पहली बात की फ्रीडम, मोबिलिटी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर एक फैमिली में क्या चेंज आ रही थी इंपॉर्टेंट, आप ऐसे भी कर सकते हो फैमिली में। देखिए फैमिली जो जॉइंट फैमिली होती थी पहले रूरल एरिया में, वहां से माइग्रेट करके जब अर्बन एरिया में लोग आए तो वहां पे क्या होगी, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। अब न्यूक्लियर फैमिली में मतलब छोटी छोटी फैमिली बनने लगी, ठीक है, और औरतें भी काम करने लगी तो उन पे डबल बर्डन आ गया। तो ये आप मतलब यहाँ पे आपके जो रिलेशंस आ रहे थे वो कंजूगल रिलेशंस आ रहे थे, हस्बैंड और वाइफ के बीच। अब वाइफ को ज्यादा राइट्स मिल रहे थे, तो ये इसमें फैमिली में चेंज आ गई। इसी तरीके से आप बोलोगे रिलीजन की बात करें तो पहले रूरल एरिया में रिलीजियस सोसाइटी होती थी, अब बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, सेकुलराइजेशन हो रही थी अर्बन एरिया में आके, ठीक है। रूरल एरिया में कास्ट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा रिजिड थी, तो अब कास्ट में क्या हो रही थी, कास्ट में चेंजेस आ रही थी, ठीक है,
कास्ट में चेंजेस आ रही थी और कास्ट क्या हो रही थी, डाइल्यूशन हो रही थी, कास्ट डाइल्यूशन। तो कास्ट की डाइल्यूशन होने लगी, कास्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होने लगा। क्योंकि क्यों हो रहा है ये ऐसा, क्योंकि अब देखो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए हालात के लोग आ रहे हैं, मिडिल क्लास लोग आ रहे हैं, और जो वर्किंग क्लास लेबर्स हैं वो अब एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण वगैरह या वहाँ पे तो यूरोप में कास्ट नहीं थी, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ब्राह्मण दलित वगैरह मिल के वो सब वर्कर्स हैं। अब हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियंस हो गए, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स, वो सारे मिल के अब काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। अब अलग अलग सेग्रीगेशन सोसाइटी की नहीं है, तो इसलिए जो वैल्यूज जो आ रही थी अब वो बहुत ज़्यादा सेकुलर वैल्यू थी, ठीक है। और इंडिविजुअलिज्म आ रहा था, कोलेक्टिव, यहाँ पे रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा क्या थी, कोलेक्टिव वैल्यू थी, जैसे जायंट फैमिली में। और यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, ठीक है, कंजुगल रिलेशंस आ रहे हैं। तो ये सब ओवरऑल चेंजेस आ रही थी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चेंजेस थी, वो थी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा राइज हो जाना, ठीक है। तो मशीन, मतलब अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मशीन्स आ रही थी, तो मशीन्स बढ़ गई, ठीक है। मैकेनाइजेशन जो है सोसाइटी की वो ज़्यादा हो रही थी, और ह्यूमन से जो काम पहले ह्यूमन बहुत ज़्यादा करते थे वो अब कम कर रहे थे, मशीन्स की बेस पर मास प्रोडक्शन होने लगी थी, ठीक है। और मास प्रोडक्शन जब होगी तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंजम्पशन भी बहुत मास लेवल पे होने लगी, ठीक है। और जो अमीर लोग थे उन्होंने कॉन्स्पिकस कंजप्शन स्टार्ट कर दी, CONSPICOU। कॉन्स्पिकस कंजम्पशन होता है कि जो चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं आप फिर भी वो लिए जा रहे हो जस्ट स्टेटस के लिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल इतनी सारी मैंने चेंजेस ब्रीफली बता दी, आप इन सबको मिला जुला के लिख सकते हो। अब ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, इमरजेंस ऑफ सोशल, देखिए बहुत डिटेल में भी मैं बता सकता था आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक एक चेंज पे, पर इतना टाइम नहीं है, ठीक है। वो आप पढ़ सकते हो खुद से भी, कुछ उसमें समझने की बात है नहीं। तो इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी का भी मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, क्या थोड़ा थोड़ा, तो बाकी तो आपने खुद ही पढ़ना है। अब देखिए इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी की बात करें तो हमने बात की, अभी तक हमने बात की कि सबसे पहले रेनेसांस पीरियड वगैरह में मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, थॉट लेवल पे मॉडर्निटी आई, फिर एक्ट लेवल पे आई, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस आए, ठीक है। और रेवोल्यूशन की वजह से सोशल चेंजेस आई, ये हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। अब ये सोशल चेंजेस के साथ साथ कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी चेंजेस आई, न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स आए, ठीक है, न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स आए। अब वो क्या क्या थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स क्या आ रहे थे इसी वक्त, एक तो साइंस जो है वो बहुत तरक्की पा रही थी, ठीक है। साइंस यानी कि साइंटिफिक मेथड वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था, बिकेम पॉपुलर। वो कैसे, क्योंकि अब साइंटिफिक मेथड क्या हो गया वो मैंने पहले अपनी वीडियो में बता दिया, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देख लेना। तो साइंस बहुत पॉपुलर हो रही थी उस वक्त पे, जैसे कॉपरनिकस और ये गैलीलियो, इन्होंने बात की थी हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड की, हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड यानी कि जो पहले आइडिया होता था जियोसेंट्रिक वर्ल्ड का, तो इन्होंने उसके खिलाफ कहा, इन्होंने कहा हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड, यानी कि साइंटिफिक मेथड यूज करके बोला इन्होंने कि जो सन है, सन जो है वो सेंटर है पूरी सोलर सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम का सेंटर जो है वो कौन है, सन है। तो ये इन्होंने साइंटिफिक मेथड यूज करके ये चीज इन्होंने प्रूव की। इससे पहले जो जियोसेंट्रिक व्यू था, जियोसेंट्रिक व्यू वो रिलीजियस नॉलेज वगैरह पे, थियोलॉजी वगैरह पे, मेटाफिजिक्स पे बेस्ड था। उसमें होता था कि कहा जाता था कि अर्थ जो है वो सेंटर है पूरे सोलर सिस्टम की। तो ये बायस्ड व्यू था, मतलब ये न्यूट्रल व्यू नहीं था, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। इसमें ह्यूमन सोचते थे कि गॉड है तो गॉड ने हम हमारी अर्थ को जहाँ पे हम रहते हैं उसी को सेंटर बनाया हुआ है पूरे यूनिवर्स का। तो उसके खिलाफ ये वाला न्यू आइडिया आया। न्यूटन का, न्यूटन ने जो अपने लॉज दिए, लॉज ऑफ मोशंस, वो अपने साइंटिफिक मेथड के बेस पे दिए। जो न्यू ब्रांचेस थी, फिजिक्स एंड मैथ, तो ये दो जो थी ये बहुत पॉपुलर हो रही थी उस वक्त, ठीक है। ये दो बहुत पॉपुलर हो रही थी, तो साइंस ओवरऑल पॉपुलर हो रही थी। वहीं अगर बात करें दूसरे इंटेलेक्चुअल ट्रेंड की, तो वो एक ये था कि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, ठीक है।
और जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर दिया था। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। और यहाँ से उन्होंने कंसेप्ट ये निकाला कि जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। तो मतलब एज ए बॉडी एज ए सिस्टम काम करती है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकला सिस्टम थ्योरी का, सिस्टम थ्योरी का, या आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक थ्योरी का। यानी कि जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सारे आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। एक भी सिस्टम खराब हो जाए तो उसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी जो है फंक्शन करना बंद कर देगी, उसका इम्पैक्ट सब पे होगा। तो इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है कि एक सिस्टम, एक पार्ट पे इम्पैक्ट हो सिस्टम के तो पूरा पूरे सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगी। तो ये यहाँ से कंसेप्ट आया ऑर्गेनिक थ्योरी वगैरह का, ठीक है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या चेंज आ रही थी इंटेलेक्चुअल ट्रेंड, तीसरी में बताता हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेंड आया कि एक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, इसका कंसेप्ट अब निकल के आया था। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में जो क्या करे थे, अब उन्होंने कहा कि ये जो कुछ फिलोसफर्स थे वो हिस्ट्री को फिलोसफिकली स्टडी करना चाहते थे। यानी पहली तो इन्होंने कहा हिस्ट्री को डिफरेंट फेसेस में या पीरियड्स में डिवाइड करने लगे। जैसे इंडिया में है मॉडर्न, एंशियंट मॉडर्न और एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न, यानी कि तीन डिफरेंट फेसेस। इसी तरीके से उन्होंने भी हिस्ट्री को फेसेस में डिवाइड करना शुरू किया। हर एक फेस की कुछ अपनी खासियत होती थी, उसमें कुछ अब अलग सोशल सिस्टम होता था, कहीं पे फ्यूडलिस्टिक था, कहीं पे फिर एकदम से वो चेंज होके किसी न्यू सिस्टम में कैपिटलिस्टिक में। तो किस तरीके से ये इन्होंने पीरियड्स में सोसाइटी को, हिस्ट्री पूरी को डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है। और ये पूरी की पूरी, यानी यहाँ पे हिस्ट्री में आप एक किसी सोसाइटी को नहीं स्टडी कर रहे थे, होल सोसाइटी की बात चल रही थी, ठीक है। होल सोसाइटी की को स्टडी करने लगे और इस तरीके से डिफरेंट फेसेस में वो डिवाइड करने लगे। यानी कि अब जो वो बात थी राजा महाराजा की कहानियों की, ठीक है, किसने कौन सी जंग लड़ी उसकी स्टडी नहीं हो रही थी। यहाँ पे पूरी की पूरी सोसाइटी की स्टडी हो रही थी। और होल हिस्ट्री में जो सोशल चेंजेस आ रही हैं उनको स्टडी किया जा रहा था और डिफरेंट फेसेस में उनको डिवाइड किया जा रहा था, ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ कैसे, जैसे कार्ल मार्क्स हम पढ़ेंगे आगे, तो उसने क्या किया था, जैसे उसने बोला पहले एक एंशियंट सोसाइटी थी जिसमें स्लेवरी सिस्टम था, फिर बाद में आया फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटलिस्टिक, तो अलग अलग फेस में डिवाइड कर दिया पूरी हिस्ट्री को, ठीक है। तो इस तरीके से एक फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो है वो चल रही थी और उसमें बात चल रही थी कि पूरी की पूरी सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रही है, यहाँ किसी एक एस्पेक्ट को स्टडी नहीं किया जा रहा था। तो ये फिर चौथा एक कंसेप्ट उस वक्त सर्वे का चला था, सर्वे मेथड का, सर्वे मेथड का क्यों चला था ये, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, पॉवर्टी क्राइम्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इस चीज़ को कम करने के लिए ज़रूरी था कि देखा जाए कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इसके लिए सर्वे होना स्टार्ट हुआ और ये सर्वे वाला मेथड जो है जो वहाँ पे स्टार्ट हुआ सर्वे होना, और ये आस्ता आस्ता मशहूर होता। तो ये इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स कुछ उस वक्त आ रहे थे उस वक्त की सोसाइटी में। अब हमने बात कर ली इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स की, ठीक है। चार इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स हमने इंपॉर्टेंट पढ़ ली। एक सोशल चेंजेस आई मॉडर्निटी की वजह से, और एक आई इंटेलेक्चुअल, न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स आए। अब ये सोशल चेंजेस को पढ़ने के लिए जो ऑलरेडी अवेलेबल डिसिप्लिन थे, अवेलेबल डिसिप्लिन, वो सब क्या थे, इनसुफिशिएंट थे, इनएडिकेट थे। वो सब इनएडिकेट थे, क्यों? क्योंकि ये इन न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था। ये जो साइंटिफिक मेथड को वो ऑलरेडी अवेलेबल डिसिप्लिन जैसे उस वक्त मौजूद थे, फिलॉसफी वगैरह, साइकोलॉजी, उन्होंने इन मेथड्स को अभी अडॉप्ट नहीं किया था। और वो जो ऑलरेडी अवेलेबल डिसिप्लिन थे जैसे इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, वो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे थे। जैसे कोई रिलीजन को स्टडी कर रहा है, कोई इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा है, कोई पॉलिटिक को स्टडी कर रहा है, लेकिन ओवरऑल होल सोसाइटी का जो कंसेप्ट चल रहा था उसको वो स्टडी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जरूरी थी कि एक न्यू डिसिप्लिन आए, न्यू डिसिप्लिन, ठीक है, जो क्या हो, पहली बात न्यू इंटेलेक्चुअल जो ट्रेंड्स हैं उसको उसने अडॉप्ट किया हुआ हो, ठीक है, वो पूरी की पूरी सोसाइटी को स्टडी करे, उसको एस्पेक्ट को, कुछ एक एस्पेक्ट को स्टडी ना करे बल्कि होल सोसाइटी को स्टडी करे,
और जो साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा हो। ठीक है, तो ये देखिए न्यू, ये साइंटिफिक मेथड एक यूज करना चाहिए तो वो सोशियोलॉजी करता है। होल सोसाइटी को सिस्टमेटिक वे में स्टडी करे तो वो हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और जो न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड से फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वगैरह उसको अडॉप्ट करे तो वो हमने देखा कि कैसे अडॉप्ट करेगा, अभी हम आगे बात करेंगे। ये तीन चीजें उस वक्त हमें जरूरत थी, आप अभी ये नोट कर लीजिए। ठीक है, किस लिए? उन न्यू सोशल चेंजेस को स्टडी करने के लिए ये तीन चीजें डिसिप्लिन में होनी जरूरी थी। ऑलरेडी अवेलेबल डिसिप्लिन में ये चीजें नहीं थी, तो इसलिए एक न्यू डिसिप्लिन की जरूरत थी जिसका नाम रखा गया सोशियोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं, तो इसीलिए मतलब ये थे काजीज ऑफ इमरजेंस। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये इनको आप मान लो काजीज ऑफ इमरजेंस, या बोल लो नीड ऑफ न्यू डिसिप्लिन। ठीक है, ये मतलब एक नीड थी हमें न्यू डिसिप्लिन की। ठीक है, या आप मान लो कि काजीज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्या काजीज थे? वो ये थे कि ये चेंजेस वगैरह आई थी और उन चेंजेस को ऑलरेडी अवेलेबल वो नहीं मान रहे थे, इसलिए काजीज ऑफ इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी मत लिखो, यहाँ पे लिखो आ न्यू डिसिप्लिन। तो एक न्यू डिसिप्लिन की जरूरत हमें इसलिए थी। अब वो न्यू डिसिप्लिन की अब हम उसकी बात करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप कैसे इमर्ज हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट को बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो वहां पे ज़्यादा चेंजेस आई थी, तो वहां पे सबसे पहले ये बात चली। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इसने देखा कि सोसाइटी में जब रेवोल्यूशंस वगैरह आए तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ फिलोसफर्स हैं, वो अलग अलग अपनी बाइस्ड थ्योरी दे रहे हैं, वो साइंस का मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, बाइस्ड थ्योरीज या आर्म चेयर थ्योरी दे रहे हैं, मतलब चेयर पे बैठ के बस ऐसे ही अपनी थ्योरी दिए जा रहे हैं। कुछ कंजर्वेटिव्स ने बोल रहे हैं कि ये जो सोसाइटी में चेंजेस आ रही हैं ये बहुत रेडिकल हैं, ये गलत हैं, इनकी वजह से क्यास आ रहा है, तो हमें वापस ओल्ड सोसाइटी में जाना चाहिए, वापस फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में जाना चाहिए। ठीक है, और वापस रिलीजन को ज़्यादा रोल देना चाहिए, गॉड की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और कुछ रेडिकल हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, जो चेंजेस आ रही हैं अच्छी आ रही हैं और इनमें जो गलतियां हो रही हैं थोड़ी बहुत ही उनको इम्प्रूव करना है, और हमें आगे और ज़्यादा लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए। तो उसने कहा कि ये दोनों तो बहुत बायस्ड हैं, और ये भी सच है कि सोसाइटी में जो है क्यास तो है, सोसाइटी में डिसऑर्डर तो आ गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। जैसे हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे उसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में। तो इन सब चीज़ों को क्यास है, डिसऑर्डर है, ये भी हमने ठीक करना है। तो ये बहुत ज़्यादा उसने कहा कि ये सोसाइटी में एक किस्म की क्या है, नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है, हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ रहे हैं, हमने वो कम करने हैं। तो इसलिए उसने कहा कि हमें एक न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन की ज़रूरत है जो बायस्ड ना हो, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी हो। तो वो साइंटिफिक डिसिप्लिन उसने कहा उसका हम नाम रखेंगे सोशल फिजिक्स, जो सोसाइटी में साइंटिफिक मेथड यूज़ करेगा, ठीक है, न्यू इंटेलेक्चुअल ट्रेंड को अडॉप्ट करेगा, और जो बात करेगा होल सोसाइटी को सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेगा, सिस्टमैटिक वे में स्टडी करेगा। ठीक है, उस डिसिप्लिन का नाम उसने क्या रखा? सोशल फिजिक्स। और फिर आगे चल के कुछ वजह की वजह से, क्योंकि सोशल फिजिक्स ऑलरेडी ये टर्म कहीं ना कहीं यूज हो रही थी, एक हिस्टोरियन था, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा याद, उसने यूज की थी तो उसने अपना नाम चेंज करके इसको रख दिया सोशोलॉजी। ठीक है, और सोशियोलॉजी निकला है सोशो यानी सोसाइटी, और लोगस यानी के स्टडी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये होगी डिसिप्लिन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इन ए सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? सोशियोलॉजी। ये उसने न्यू डिसिप्लिन रखा। अब ये न्यू डिसिप्लिन जो था, ये जो न्यू डिसिप्लिन था सोशियोलॉजी का, इसने क्या था? साइंटिफिक मेथड यूज, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम स्टडी करेंगे, और ये कैसे इसकी ग्रोथ हुई वो हम थोड़ा देखेंगे आज तक, मतलब उस वक्त से लेकर अभी तक इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं।
ब्रीफली हम देखेंगे। तो पहली बात, तो न्यू डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले क्या हो रहा था? देखिए, सबसे पहले ये फ्रांस में जब हम बात करें तो फ्रांस फ्रांस में इमर्ज हुआ है सोशियोलॉजी। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्ट कॉम्ट। ठीक है, नाम कैसे डाला वो मैंने बता दिया। तो पहली बात, इसकी इमर्जेंस कहाँ पे हुई? फ्रांस में। और फ्रांस में डोमिनेंट कौन थे? फंक्शनलिस्ट। ये कौन होते हैं ये बाद में हम पढ़ेंगे आगे चल के, जब हम फंक्शनलिस्ट पढ़ेंगे, पॉजिटिविस्ट वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ये कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना याद हो, यहाँ पे कौन थे? जैसे दुर्खाइम था, ये मैं ऑलरेडी पर्सपेक्टिव में बता भी चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आगे नहीं बता रहा हूँ। दुर्खाइम और ये अपना अगस्ट कॉम्ट, ये दोनों फंक्शनलिस्ट थे। तो यहाँ पे जो फ्रांस में जो सोशियोलॉजी शुरू में इमर्ज हुई, वो फंक्शनलिस्ट के कंट्रोल में थी, इसलिए फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन यहाँ पे ज्यादा था। या आप यूं भी मान लो पॉजिटिविस्ट, ये फंक्शनलिस्ट जो है पॉजिटिविस्ट भी थे। पॉजिटिविस्ट, ये अगस्ट कॉम्ट ने पॉजिटिविज्म का जो फाउंडर था वो भी अगस्ट कॉम्ट ही था। पॉजिटिविस्ट का मानना है कि जो, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ये यही बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो है वो ह्यूमन की सोसाइटी में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ह्यूमन की सोसाइटी में साइंटिफिक मेथड यूज किया जा सकता है। जैसे साइंस होती है, वो उसमें मैटर होता है, और मैटर जैसे रूल्स फॉलो करता है, लॉज फॉलो करता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, तो वैसे ही जो ह्यूमंस हैं वो भी लॉ फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमने वो लॉ ढूंढने, ये पॉजिटिविस्टिक फिलोसफी का मानना था। वो लॉ कौन से होंगे? लॉज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जिस तरीके से नेचुरल वर्ल्ड के लॉ होते हैं, वैसे हमने सोशल वर्ल्ड के या ह्यूमन सोसाइटी के जो है लॉज फाइंड करने, और उनके बेस पे जब हम सोसाइटी को रन करेंगे तो सोसाइटी में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी क्यास है, जितना भी डिसऑर्डर है, वो खत्म हो जाएगा और पॉजिटिविटी आएगी। तो इसीलिए इसको पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता था। तो यानी कि पॉजिटिविज्म या फंक्शनलिस्ट और पॉजिटिविस्ट का जो है डोमिनेंस थी कहाँ पे? फ्रांस में। फिर बात करें अगर इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड में एक फेमस बंदा था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, तो ये देख लीजिए अभी ना, यहाँ पे साइंटिफिक, हमने इंटेलेक्चुअल ट्रेंड की बात बोली थी कि साइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो ये अगस्त कॉम्ट, दुर्खाइम वगैरह साइंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो इसीलिए इन्होंने ये साइंटिफिक वाला पे ज़्यादा जोर दिया। हर्बर्ट स्पेंसर जो था, ये बायोलॉजी से ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और जो डार्विन था ना, उस वक्त डार्विन ने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो उससे भी ये इंस्पायर्ड था। तो इसलिए इसने कंसेप्ट दिया सोशल डार्विनिज्म का, यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो क्लासेस ज़्यादा फिट हैं, जो पावरफुल हैं, वही ग्रो कर पाएंगी, जो वीक हैं वो मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका ये भी आप मान सकते हैं, जो लोग, ये कहता था कि जो लोग गरीब हैं वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो लेजी हैं। तो ये मतलब बोलता था कि जो फिट हैं, जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो ये सोशल डार्विनिज्म था इसका। और ये एवोल्यूशन का कंसेप्ट जो है, उसको सोशल डार्विनिज्म का मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी अप्रोच सोसाइटी में यूज करना। ठीक है, कि हर सोसाइटी इवॉल्व होती है टाइम के साथ साथ। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने एवोल्यूशनरी कंसेप्ट को यूज किया, या सोशल डार्विनिज्म। तो ये सोशल डार्विनिज्म कहाँ पे डोमिनेंट था? इंग्लैंड में। तो आपने ये चीजें लिखनी है जब इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में, कि इन फ्रांस फंक्शनलिस्ट वर डोमिनेट, इन इंग्लैंड सोशल डार्विनिस्ट, ठीक है, लाइक हर्बर्ट स्पेंसर, दे वर डोमिनेट एंड दे यूज एवोल्यूशनरी अप्रोच। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और दूसरी बात, हर्बर्ट स्पेंसर ने जो हमने बात की थी ऑर्गेनिक थ्योरी की, इसने भी वो ऑर्गेनिक थ्योरी की बात की। इसने कहा कि सोसाइटी पूरी एक ऑर्गन है। जैसे सोसाइटी पूरी एक सिस्टम है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है। जैसे रिलीजन हो गया, फैमिली हो गई, ठीक है, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गई, ये सब क्या है? ये डिफरेंट डिफरेंट आर्गन है, और ये आपस में इंटीग्रेटेड है। जब एक में चेंज आएगी तो बाकी में भी चेंज आएगी। तो ये ऑर्गेनिक थ्योरी को भी हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया? यूज किया। ठीक है, ये कैसे यूज किया वो बाद में जब हम थिंकर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फिर तीसरी बात आ गई, इंग्लैंड के बाद अगर बात करें तो यूएस में कौन सी, यूएसए में कौन सा स्कूल था फेमस? यूएसए में डोमिनेंट था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट स्कूल। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है ये मैंने आपको पर्सपेक्टिव में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था। मेरी सोशल पर्सपेक्टिव वाली, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वाली वीडियो देख लेना,
बाकी आगे हम डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे, जब पर्सपेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंबॉलिक, या जब वेबर पढ़ेंगे तब। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म यूएसए में बहुत मशहूर था। यहाँ पे शिकागो स्कूल ऑफ थॉट था, और इस शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के मैक्सिमम जितने भी सोशोलॉजिस्ट थे वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ही थे। जैसे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो डब्ल्यू बी ड्यूबॉइस, ठीक है, या डब्ल्यू आई थॉमस, सी एच कूले, ठीक है। ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थे और इनके अंडर थी सोशोलॉजी। यहाँ पे जो मेजर स्कूल फेमस हुआ वो ये था, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। फिर अगर बात करें तो 1920s की बात करें, 1920s की, यानी कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार, आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट तक, ठीक है। इससे पहले पहले ये तीनों जगह पे तीन स्कूल जो है फेमस थे। कहाँ कहाँ पे? यूएस में ये वाला स्कूल फेमस था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का, शिकागो स्कूल। फंक्शनलिस्ट और पॉजिटिविस्ट फ्रांस में थे, यानी कि ईस्टर्न यूरोप में। और इंग्लैंड में एवोल्यूशनरी स्कूल या सोशल डार्विनिस्ट स्कूल फेमस था, डोमिनेंट था। 1920s के बाद सर्वे मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, क्योंकि पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से। इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, वेजेस की प्रॉब्लम चल रही थी, प्राइस हाई हो गई थी, ठीक है, फेमाइंस वगैरह आ रहे थे, तो सर्वे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी पड़ी। तो सर्वे मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर 1960s में एक किस्म का सोशोलॉजी में रेनेसांस आया। आप लिख सकते हो रेनेसांस इन सोशोलॉजी। वो क्यों? क्योंकि इस वक्त दोबारा से क्लासिकल जो सोशोलॉजिस्ट थे उनको स्टडी किया जाने लगा, क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट के मेथड यूज किए जाने लगे। क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट बोले तो अगस्त कोम्ट के पॉजिटिविज्म हो गया या फंक्शनलिज्म, टेलकट पार्सन इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहा था, ठीक है, उसकी सिस्टमिक थ्योरी। और मार्क्स, दुर्खाइम, वेबर, इन लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ा जाने लगा और इनके मेथड्स पे स्टडी की जाने लगी, ठीक है। ये आ गया रेनेसांस इन सोशियोलॉजी, एक आ गया 1960s में। फिर बात करें तो 1990s या लेट 80s की बात करें तो, 1990s की बात करें तो इसके बाद क्या हुआ, जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो गई, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ रहे थे। साइंस तरक्की कर रही थी तो साइंस की वजह से भी नेगेटिव इफेक्ट आ रहे थे। तो जो सोशियोलॉजी में नया ट्रेंड आया उसको बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म फिनोमिनोलॉजी वगैरह। अब ये पोस्ट मॉडर्निस्ट का क्या मानना था, ये जो क्लासिकल के बिल्कुल खिलाफ थे। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये कहते थे कि साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है, साइंटिफिक मेथड यूज नहीं किया जा सकता, और सोशियोलॉजी साइंस नहीं है, सोशियोलॉजी इज नॉट साइंस, ठीक है। और ये बोले थे कि साइंस इट सेल्फ ट्रूथ नहीं बता सकती, साइंस इट सेल्फ कैन नॉट गिव अस या प्रोवाइड अस ट्रूथ, ठीक है। क्यों? वो इनका मतलब साइंस से ये बहुत ज्यादा उकता आ गए थे, साइंस के बहुत ज्यादा खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने देखा था कि साइंस की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, साइंस की वजह से टूल जो है साइंटिफिक टूल्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह जितने भी हैं उसको नेगेटिव, उसका मतलब बुरे कामों में यूज हो रहा है, ठीक है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो साइंस, और इन्होंने कहा कि साइंस जो है, साइंस भी बाकी डिसिप्लिन की तरह क्या करती है, ये सिर्फ ओपिनियन बेस्ड है, ये बायस्ड है, इसमें भी बायस होता है, इसमें भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, बट के क्या है, सब्जेक्टिविटी बहुत है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए, तो जॉन डेरिडा जो था उसने कहा था कि हर एक जो साइंटिफिक थ्योरी है, एवरी साइंटिफिक थ्योरी जो है इज ए मेटा नरेटिव, यानी एक बहुत बड़ी क्या है, कहानी है। साइंटिफिक थ्योरी, साइंस भी हमें जो बताती है, जो थ्योरीज हैं, जो लॉज हैं, वो भी महज और महज क्या है, मेटा नरेटिव्स हैं, यानी कि कहानियां हैं, ठीक है, कहानियां हैं, स्टोरीज हैं। ये किसी की ओपिनियंस हैं, बाइस्ड हैं, ये भी कोई सोशियोलॉजी से बेहतर साइंस नहीं है, या नॉन साइंटिफिक फिलोसफी से बेहतर साइंस नहीं है, ये एक ही जैसी है, जैसे फिलोसफी है वैसे ही साइंस है। तो ये वाला ट्रेंड जो है अब ज्यादातर, ये वाला पोस्ट मॉडर्निस्ट का भी प्रेजेंट ट्रेंड
ये वाला चल रहा है जहाँ पे सोशियोलॉजी को एज ए साइंस जो है उतने लोग नहीं मानते, और साइंस से भी लोग अब उकता गए हैं। ये न्यू मेथड देते हैं और ये कहते हैं कि हम कभी ह्यूमन बीइंग जो है वो ट्रूथ को कभी डिस्कवर कर ही नहीं सकते। ट्रूथ कैन नॉट बी डिस्कवर्ड, ठीक है, हम ट्रूथ को डिस्कवर नहीं कर सकते। तो ये ओवरऑल मैंने सोशियोलॉजी का एक स्केच आपको बता के रख दिया, कहाँ पे क्या हुआ था, कौन से देश में कौन सा ट्रेंड जो है वो ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, बाकी अगस्त कोम्प ने क्या बोला, उसके लॉज ऑफ सोशल फिजिक्स क्या है, सोशल स्टैटिस्टिक क्या है, सोशल डायनामिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, ये हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो जो भी आपको कोई डाउट है आप बताना, और मैक्सिमम जो आपको चीज़ें यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी टच की हैं, ये आगे हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। थैंक्स।